दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, अगर हम बात करते हैं हमारी न्याय व्यवस्था की, तो ऐसे में आमतौर पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो हमें बोला जाता है कि उस व्यक्ति से बात मत करना, वो तो एकदम 420 है। अब ये कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है ये वाली चीज़। आखिर क्या है ये 420? किसी को 420 ऐसे आम चाल की भाषा में भी क्यों बोला जाता है? आखिर हमारी जो न्याय व्यवस्था है, इसी प्रकार की कौन कौन सी धाराएं हैं? आईपीसी सेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आता है, ये हम सब जानने वाले हैं आज के कार्यक्रम में। जी हाँ, आज हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और आज हम बात करेंगे हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है अरविंद मोहन सक्सेना जी को, जो कि पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, आज का जो विषय है वो आपको पता लग ही गया है। तो हमारी न्याय व्यवस्था से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, अगर आपकी कोई समस्या है, कुछ विचार हैं जो कि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो आखिर इसे मनाया क्यों जाता है, क्या उद्देश्य होता है इसको मनाने के पीछे? सबसे पहले ये हम जानते हैं अरविंद मोहन सक्सेना जी से। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज का दिवस मूलतः अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जो कि रोम स्टैट्यूट्स के आधार पर स्थापित हुआ था और जिसका उद्देश्य मानवता के खिलाफ किए गए अपराध, वॉर क्राइम्स, जो अनेक बार हम राष्ट्रों द्वारा किया जाता देखते हैं, उनके लिए उन राष्ट्रों को उत्तरदायी ठहराना जी। ये इस उद्देश्य से जो है ये आपराधिक न्याय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वरूप दिया गया था और उसी की स्मृति में हम आज ये दिवस मना रहे हैं। न्याय की अगर हम सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो आखिर न्याय होता क्या है? न्याय का बहुत व्यापक अर्थ है और वो अनेक संदर्भों में उसकी बड़ी विशद व्याख्या है, लेकिन जैसे आपराधिक न्याय तंत्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसका उद्देश्य है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसे कि हमारे कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया है, उस कृत्य के लिए उसको दंडित किया जाए, ताकि समाज में उस तरह का कृत्य और लोग ना करें। इसका मूल उद्देश्य यही है। जी, आमतौर पर देखा जाता है छल कपट करते हैं लोग दूसरे लोगों के साथ, तो ये किस धारा में आता है और क्या ये भी एक अपराध है? छल कपट सबसे व्यापक प्रकृति का अपराध है और जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इस अपराध से अछूता हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में इस छल के अपराध को परिभाषित किया गया है और उसमें मनुष्य का वो कृत्य आता है जो उसने बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए किया है जिससे उस व्यक्ति की छवि, मानसिक, शारीरिक और सांपत्तिक हानि हो, या वो कोई चीज़ उसको प्रदत्त करे जो वो यदि छल या बेईमानी के उसके धारणा को जानता होता तो वो ऐसा नहीं करता। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है जी, और वो प्रॉपर्टी का मालिक बताकर किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है, तो उसने उसके साथ छल किया है। कोई व्यक्ति यदि कोई अधिकारी पद पर नहीं है लेकिन वो अपने आप को उस अधिकारी को बताकर कोई सेवाएं या कोई लाभ लेता है, उसने छल किया है। छल एक बहुत व्यापक अपराध है और उसको दंडनीय बनाने के लिए हमारे आईपीसी में उसके अनेक प्रकृति को देखते हुए अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं। 420 जो है उसमें सबसे प्रमुख धारा है।
जी, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, रेरा की हम बात करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अपना सपनों का आशियान खरीदना चाहते हैं और ऐसे में घर खरीदने के लिए वो कांटेक्ट करते हैं डीलर से। अब ऐसे में उनसे बोल दिया गया है कि आपका जो घर है हम इतने महीने में तैयार करके दे देंगे, लेकिन समय सीमा निकल चुकी है, 5 महीने बीत गए हैं, 6 महीने बीत गए, समय निकलता जा रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक बनी बनाई नहीं मिली है। क्या इसके लिए केस किया जा सकता है? देखिए बताएं आपसे कि रियल इस्टेट सेक्टर जो था पहले अनरेगुलेटेड था, बहुत ही धांधलियाँ थी और लोगों के पैसे रख कर के सालों से वो लोग बेचारे चक्कर लगा रहे थे प्रमोटर्स के, बिल्डर्स के। जी। और बिल्डर्स ना तो मकान दे रहे थे, ना ही पैसा वापस कर रहे थे, और यहाँ तक अनेक मामलों में तो उन्होंने ऑफिस भी क्लोज कर दिए थे। तो वो बेचारे ज़्यादातर उसमें मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा थे, परेशान थे, वो कोर्टों में जा रहे थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो है इस विषय में संज्ञान लिया और बहुत सारे डायरेक्शंस दिए। उसी संदर्भ में एक कानून जो है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 लाया गया था, जिसके द्वारा जो है एक रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे कॉमन भाषा में रेरा शॉर्ट में कहते हैं, वो स्थापित की गई, जिसका कार्य यह है कि वो रियल इस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करे जी। और जो बिल्डर्स और प्रमोटर्स हैं उनको अकाउंटेबल होल्ड करे, और जो बायर्स हैं, खरीदार हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। जी, ऐसी ही प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक जी जबलपुर से। उनका क्या सवाल है? स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल मैं पूछना जबलपुर चाहते से हैं? अशोक बोल रहा हूँ। जज साहब से मेरा ये निवेदन है कि आप हमें ये बताएं कि हमारे जमीन और घर पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, तो इसके लिए कानून में क्या, कौन कौन सी धारा लगती है, कितने दिन में केस खत्म हो जाएगा? अगर हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो वो तो हमारी जमीन और घर पे सब कब्जा कर लेंगे, और ये बिल्कुल अगर तो उनके पास कुछ नहीं, देखिए वो झूठा केस है बिल्कुल। देखिए तो ऐसा क्या कोई तरीका था? पहले तो ये स्पष्ट करें कि क्या कोई केस ऑलरेडी चल रहा है उस संपत्ति के बारे में? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जी, अगर केस नहीं चल रहा है और चल रहा है, हम दोनों संदर्भ में आपसे जान जी हाँ, लेते जी हैं। हाँ। देखिए पहली बात तो यह है, यदि कोई आपके घर में बेजा कब्जा करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास सिविल रेमेडी अवेलेबल है, वो सिविल कोर्ट जा सकता है, जी। और जो व्यक्ति उसकी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है उसके अगेंस्ट निषेधाज्ञा, इंजंक्शन ले सकता है वो, और उसको उसके लिए जो है कोर्ट में एक वाद फाइल करना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन लगा करके निषेधाज्ञा के लिए अनुरोध करना पड़ेगा। जी। उसको अपने संपत्ति के मालिकियत के जितने भी दस्तावेज हैं वो पेश करने पड़ेंगे। वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो ही उसका स्वामी है और उसका उस पर कब्जा है। जी, कितना समय लग जाता है? देखिए ऐसा है कि इंजंक्शन मैटर्स तो नॉर्मली जल्दी डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन जो सिविल सूट का फाइनल डिसीजन है उसमें समय लगता है। जी, अगर फीस की बात करें तो कितना खर्च आ जाएगा उसमें लगभग? कोर्ट फी देनी पड़ती है और एडवोकेट की फीस देनी पड़ती है। जी। तो डिपेंड करता है कि कि संपत्ति का मूल्य क्या है ना, और उसके हिसाब से जो है कोर्ट फी वगैरह जो है। जी, तो वकील इसके लिए करना पड़ेगा हमें, केस लड़ने वकील के लिए। करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं वैसे अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और जी। वो कानून जानता है तो वो खुद भी अपना केस फाइल कर सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर जो है लोग वकीलों की सेवाएं लेना पसंद करते हैं। जी, कुछ लोग, अगर मैं ऐसे ही बात करूं, गरीब तबके से आते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक वकील को अफोर्ड कर सकें, उनकी फ़ीस दे सकें, तो शासन की द्वारा कोई ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं क्या? शासन के द्वारा इसकी बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, और हाईकोर्ट लेवल पर एक एमपी लीगल एड अथॉरिटी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और उसकी सभी ज़िलों में जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, जहाँ पर कि एक स्पेशल एक जज रहता है जो उसका जो है सेक्रेटरी होता है, और उसका काम ही ये होता है कि ऐसे गरीब असहाय लोग जो कि वकील की फीस देने में असमर्थ हैं उनको शासकीय व्यय पर वकील नियुक्त करे और बाकी खर्चों के लिए भी आर्थिक मदद प्रदान करे। जी, आजकल अगर क्राइम्स की बात करें तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही जी। है, ऐसे में हर कोई स्मार्ट हो रहा है और जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने भी अपने अलग अलग जो वेज हैं बिल्कुल, वो ढूंढ लिए हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा साइबर क्राइम का अगर कोई केस आता है और वो उसकी शिकायत करना चाहे तो कुछ अलग से जगह होती है, उसके लिए किसी अलग कोर्ट है? साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। देखिए क्या है कि चूंकि इसकी भी बहुत व्यापक
समस्या हमारे समाज में जी। हम लोग फेस कर रहे हैं। और ये भी जो है ना, ये भारतीय दंड संहिता 420 की धारा के अंतर्गत ही ज़्यादातर अपराध हो रहे हैं, जिसमें कि किसी व्यक्ति का बैंक में पैसा जमा है, उससे उसके बैंक की जानकारियां लेकर के लोग उसके बैंक में जमा पैसा निकाल रहे हैं। तो उसके लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, जिसके बारे में सरकार जागरूक करने की कोशिश भी कर रही है कि आपको कितने समय में जो है वो सूचना लॉन्च करनी चाहिए, बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे उतनी जल्दी चांसेस हैं कि आपका पैसा साथ ही क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन हमारे साथ सागर से विपिन जी जुड़ गए हैं, उनका कॉल हम लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। जी नमस्कार मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ जी। और मेरे दो सवाल है। पहला ये है कि जो धारा 420 है ये क्या कहता है या फिर इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, पहला ये था। दूसरा ये जानना चाह रहा था कि जो न्याय मिलने में काफी वक्त लगता है लोगों के लिए, तो ये न्याय लंबा ना लटके, इसके लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं अभी, ये जानना था। देखिए 420 के अंतर्गत जो है छल कपट के जो अपराध होते हैं वो आते हैं। कोई व्यक्ति जो है यदि आपके साथ गलत जानकारी दे करके आपसे कोई लाभ लेता है तो वो आपके साथ छल करता है। 420 में जैसे कोई व्यक्ति आपको ये प्रॉमिस करता है कि वह आपको ये लाभ दिला देगा, जिसका जो जानता है कि वो लाभ नहीं दिला सकता है, आपसे उसकी फीस लेता है और वो आपको लाभ नहीं देता है, तो उसने 420 किया आपके साथ। जी बिल्कुल। इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे, अगर उदाहरण के तौर पर कोई सरकारी ऑफिस है जी, और ऐसे में किसी को कुछ जानकारी चाहिए, कोई फाइल निकलवानी है, लेकिन वहाँ का जो व्यक्ति है, कोई भी कर्मचारी है, वो उस जानकारी को नहीं देना चाहता है, नहीं पहुँचाना चाहता है, फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं लेकिन उसे छुपा दिया जाता है, तो क्या ये एक अपराध होता है? देखिए ये इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो हमारे यहाँ बनाया गया और उसके अंतर्गत जो है शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने की, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया था जी। उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है शासन के ऑफिस से कोई भी जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है और यदि वो अधिकारी उसको वो जानकारी सूचना नहीं देता है तो वह उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। और अपने यहाँ जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट है जहाँ पर कि स्टेट लेवल पे, जहाँ पर आप जा कर के अपील की कर सकते हैं और वहाँ पर ऐसे अधिकारियों को जो जानबूझकर सूचना दबा रहे हैं उनको दंडित भी किया जाता है। जी, तो उनकी शिकायत की जा सकती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति बहुत सारे जो अपराध है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। अगर हम छोटे से छोटे अपराध की बात करें जिसकी शिकायत की जा सकती है, जिसके लिए दंड है, तो वो क्या होता है? देखिए स्त्री की लज्जा की सुरक्षा के लिए जो है धारा 354 बनाई गई, जिसमें कि उसके साथ किसी प्रकार का भी उसकी लज्जा को भंग करने का प्रयास किया जाता है, अपराधी के बल प्रयोग किया जाता है, तो उसको दंडनीय बनाया गया है। जी। किसी भी लड़की को कोई पीछा करता है, उसके साथ अश्लील व्यवहार करता है, अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ उसको पुलिस में रिपोर्ट करने का अधिकार है और वो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय दंडित करता है। बिल्कुल। इसी के साथ आप इतने सालों से प्रैक्टिस में हैं, आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो किस प्रकार के केसेस सबसे ज़्यादा आपका आमना सामना हुआ देखने में? देखिए समाज में तो सभी तरह के अपराध होते हैं, उसमें 420 के भी बहुत बड़ी संख्या में अपराध देखने में आते हैं जिसके लिए अलग अलग तरह के कानून भी बनाने पड़े हैं। देखिए बताएं आपसे क्या है कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि चाहे वो नकली दवाइयों का मामला हो, नकली रुपयों का मामला हो, इसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए, लेकिन एक्चुअली में उद्देश्य क्या है जो करने वाले हैं कि आदमी को जो चीज़ उसको देनी चाहिए ना दे करके नकली चीज़ें दे करके उसके साथ चीटिंग करना, उनसे पैसा कमाना, उसके अलग अलग कानून बनाए गए हैं। लेकिन ये जो उसका मूल जो है अपराध है वो 420 है, जिसमें कि मनुष्य के साथ छल किया जाता है और उसको बेवकूफ़ बना करके उससे पैसा कमाया जाता है। जी, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों का हित नहीं चाहते हैं और ऐसे में ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि आत्महत्या के लिए वो एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उकसाते हैं कि आत्महत्या करना चाहिए, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, जो भी कारण रहा हो। तो जो उकसा रहा है व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, क्या वो एक अपराधी होता है? बिल्कुल, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दोषप्रेरित करता है वो एक दंडनीय अपराध करता है। जी।
और उसकी सज़ा जो है न्यायालय द्वारा दी जाती है। और हम अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि जो है परिवार ने सूदखोरों की वजह से आत्महत्या कर ली, या किसी ने उनको सतत रूप से परेशान किया किसी कारण से, तो मजबूर होकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उन ऐसे लोगों को जो है पुलिस जो है चार्जशीट करती है और उनको सजाएं होती हैं कोर्टों से। जी, घरेलू हिंसा के बहुत सारे मामले आजकल हाँ, सामने आते हैं, violence। पहले भी आते थे और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पे लगाम नहीं लग रही है। तो कब शिकायत की जा सकती है? क्या कुछ अगर बोला जाता है, क्या वो घरेलू हिंसा में आता है, या फिर मारपीट की जाए तभी वो हिंसा आएगा? जो है शब्दों से भी हो सकती है और शारीरिक हिंसा भी हो सकती है। जी, अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी घरेलू हिंसा है और उसके लिए भी जो है पुलिस में जाकर रिपोर्ट की जा सकती है और कार्रवाई होती है उसकी। जी, अगर कोई SC/ST व्यक्ति है और जी। उसके साथ कुछ अपराध हो रहा है या फिर उसे कोई शिकायत है, तो क्या कुछ अलग से एक्ट्स हैं उसके इनके लिए अलग है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक अलग एक्ट है और उसके लिए हर एक ज़िले में एक स्पेशल कोर्ट भी होती है। और ऐसे लोग जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में आते हैं, उनके साथ कोई अपराध होता है जी, तो उसके लिए बड़ी कठोर सजाओं का प्रावधान किया गया है और साथ में उनको कंपनसेशन का भी प्रावधान है। जी, जो शासन उनको जो है उनके साथ हुए अपराध के लिए फिर उनको कंपनसेट करता है। जी, तो ये प्रावधान इम्प्लीमेंट होता है, देखा बहुत जाता अच्छी है, तरह से होता हुआ? इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में सभी जिला स्तर पर जो है इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स हैं जी। और मैं खुद इस तरह का जो है स्पेशल जज रहा हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ विनीता ठाकुर जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गई हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन था कि जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच। नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर हमारे मेरे पास मेरा मालिकाना हक है, मेरी जमीन है जिस पर मेरा नामांतरण हुआ, सीमांकन हुआ, गवर्नमेंट सीमांकन हुआ। उसके बावजूद मेरे एक सामने वाला जो रहता है किराएदार है किसी और सोसाइटी का, उसने केस किया और उसको स्टे मिल गया, मेरे बनते हुए मकान पे स्टे लग गया, सेशन कोर्ट से उसको स्टे मिला। तो सर किन परिस्थितियों में उनको स्टे मिल जाता है? ऐसा कैसा कानून है कि उसके पास कोई कागज नहीं है, ना मालिकाना हक, किराएदार है और मेरी रजिस्ट्री, मेरा सीमांकन, मेरा नक्शा पास है, सब कुछ होने के बाद भी मेरे को अपना मकान बनता हुआ रोकना पड़ा। सेशन कोर्ट ने उनको स्टे का ऑर्डर दे दिया कि आज उनका काम बंद करना। सर्वप्रथम तो मैं ये सब दिया है जब तक केस चले। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि ये केस पेंडिंग है तो और पूरी जानकारी नहीं है। देखिए आपने अपना पक्ष रखा है, दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये अभी हमारे सामने नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग केस है और आपको लगता है कि जो ऑर्डर हुआ है वो उससे आप सहमत नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकती हैं। आप अपने वकील से कहिए कि उसके अगेंस्ट अपील फाइल करे, वो हो सकता है कि आप अपील में सफल हों। जी, तो वकील करने की ज़रूरत है। तो आपको अपील फाइल करना चाहिए, मेरा आपको ये सुझाव होगा। जी, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हम मना रहे हैं, ऐसे में न्याय पे ही हम बात करें तो न्याय के भी क्या कुछ प्रकार होते हैं या फिर बस एक ही परिभाषा होती है इसकी? देखिए, एक तो सिविल मैटर्स होते हैं और एक मेन क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। जी, तो मेनली तो हम दो ही शाखाओं के बारे में जानते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति के हिसाब से कि यदि कोई अपराध हुआ है तो वो क्रिमिनल मैटर हो गया और अगर कोई संपत्ति संबंधी कोई मसला है तो वो सिविल मैटर हो गया। जी, सिविल मैटर्स सिविल कोर्ट में जाते हैं और जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घबराते हैं, उन्हें लगता है कि हमने कोई अपील की तो उसका जो समस्या का समाधान है उसे होने में सालों साल निकल जाएंगे, हाँ, उम्र पूरी बीत जाएगी। देखिए, ये तो एक गंभीर समस्या है कि हमारे यहाँ जो न्याय मिलने में जो है काफ़ी विलम्ब होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है उसके हिसाब से कोर्ट्स की संख्या पर्याप्त नहीं है। तो हर एक कोर्ट में इतने अधिक केसेस हैं कि जल्दी निपटारा करना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो उसके लिए जो है शासन नई कोर्ट सैंक्शन करती है और जजेस को भी जो है उनके काम को और कुशलतापूर्वक करने के लिए ट्रेनिंग एकेडमीज़ बनाई गई हैं और जो न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, आईटी का काफ़ी यूज़ हो रहा है जी, और ऐसे लॉ में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलना संभव हो सके। जी, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वर्कलोड बहुत है कोर्ट्स के ऊपर,
तो थोड़ा विलम्ब की समस्या तो अभी दिखाई पड़ती है। जी, बच्चों की अगर हम बात करें जो कि अपराधी होते हैं, जिन्होंने कोई एक्ट किया होता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो सबसे पहले तो हम आपसे उम्र जान लेते हैं कि किस उम्र का बच्चा है जब वो अपराध करता है तो उसे अपराधी बोला जाता देखिए, है। जुवेनाइल जो है जो होते हैं किशोर जो अपराधी होते हैं 18 वर्ष की कम उम्र के जो होते हैं उनको हम लोग जुवेनाइल ऑफेंडर्स कहते हैं। जी। किशोर जो है अपचारी कहते हैं उनको। तो अगर उनके द्वारा अपराध होता है तो उनके लिए अलग से एक्ट है और अलग उनके कोर्ट हैं और जी। उनके लिए जो दंड की व्यवस्था है वो काफ़ी उदार है। बिल्कुल। न्यायालय की बात करें, अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो ऐसे में कितने प्रकार के होते हैं ये? देखिए, एक तो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, क्रिमिनल जो हायरार्की है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जी। उसके बाद फिर सेशंस कोर्ट होता है। ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं और ऊपर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं जहाँ पर कि इनके कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स जजमेंट्स हैं उनको वहाँ चैलेंज किया जाता है। जी। सिविल जो सांप्रदायिक विवाद होते हैं उनके लिए जो है सिविल जज क्लास 2, फिर सिविल जज क्लास 1 और फिर डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और इन लोगों के बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं जहाँ पर कि अपीलें होती हैं। जी, पुलिस कमिश्नरी और अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? पुलिस कमिश्नर का सिस्टम एक अलग है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है जैसे भोपाल और इंदौर में है तो उसमें जो प्रिवेंटिव जो लॉज हैं जिसके लिए पहले एसडीएम्स वगैरह को पावर्स थी, वो पावर्स जो हैं वो पुलिस अधिकारी एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर को ज़्यादा एफिशिएंटली डील किया जाए। जी, तो क्या पुलिस कमिश्नरी की हम बात करें तो ये सज़ा देने का अधिकार रखती है? सजा देने का अधिकार तो सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स को है। इन लोगों का काम प्रिवेंटिव है, प्रिवेंशन करना है, क्राइम को रोकना है। जी, अपराधों की बात करें तो रिश्वत लेना भी आमतौर पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इसके लिए क्या सज़ा के प्रावधान है? देखिए, इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जी। जिसमें कि डिफाइन किया गया है कि करप्शन क्या है और उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। और आप जानते हैं कि इसके लिए जो है एक लोकायुक्त संस्था है जो कि स्पेशली जी। रिश्वत वगैरह के मामलों में जो है कार्रवाई करती है और चार्जशीट पेश करती है। जो स्पेशल जज होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, जी। वहाँ पर उनका फिर ट्रायल होता है, सजाएं होती हैं। जी, सरकारी ऑफिसेज की हम बात करें, अगर कोई किसी को गुमराह कर रहा है कर्मचारी, तो क्या उस पे भी सज़ा के कुछ प्रावधान होते हैं? ये नेचर जो कर रहा है उसका नेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है, जी। उस पर डिपेंड करेगा कि वो मैटर जो है उसके सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत आ रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि कानून के विरुद्ध है। यदि वो कानून कोई अपराध कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कोर्ट में कार्रवाई होगी, और अगर वो ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके सर्विस कंडक्ट रूल्स के वायलेशन में हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है आज, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अंतर्गत क्या क्या आता है अगर हम न्याय की बात करें? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंतर्गत तो जो नेशंस या राष्ट्र जो अपराध करते हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, जी। या जो उनके जो वॉर के जो क्राइम्स होते हैं या जो वॉर में जो वो पकड़ते हैं सैनिकों को, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, उनके संदर्भ में जो है कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को है। जी, तो हमारे ऐसे दर्शक जो कि थोड़ा घबराते हैं, मन में हिचकिचाहट है उनकी कि हमें केस किया जाए या नहीं किया जाए, अपील लगाई जाए या नहीं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, अपने अधिकारों के लिए हमको खुद खड़ा होना होगा, हमको साहस दिखाना पड़ेगा। हम खुद ही अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए साहस नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन आपकी मदद करेगा? सबसे पहले तो आप आगे बढ़िए, फिर जो है शासन व्यवस्था आपके साथ मदद करने के लिए खड़ी होगी और लोग भी खड़े होंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपनी बात उन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी जो आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो समस्या है तो उसे जो कोर्ट है वहां तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। अरविंद मोहन सक्सेना जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू जी। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।